Yes, dear students, today's topic is इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, नया कॉन्सेप्ट है, तो अच्छी तरह से इसको तैयार करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन होता है विदाउट कॉन्टैक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो में यहीं पे कुछ समझ में आ जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी से कोई रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रिक करंट से यहाँ कॉन्सेप्ट लिया जाएगा। मैग्नेटिक यानी मैग्नेट का भी यूज होना है। तो यहाँ पे डिटेल में अगर मैं समझाऊँ तो मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी, और मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने का ये फिनोमेना ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फॉर्म में डिफाइन किया जाएगा। अब से पहले हमने क्या पढ़ा था? ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने बहुत पहले बताया था कि जब किसी कंडक्टर में करंट पास होती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। याद होगा आप लोगों के। तो अगर करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया इसके आसपास, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से बताई भी गई थी कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड में इस तरह से होल्ड करें कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन में हो, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है और इसको मैं ऐसे पकड़ूँ कि अंगूठा ऐसे जाए, तो इसके चारों ओर उंगलियां जैसे घूमती हुई आएंगी, इनको बोलते हैं कर्लिंग फिंगर्स, तो वो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जो सर्किल के रूप में होती हैं। तो अब तक हमने पढ़ा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहाँ दूसरे साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम फैराडे है, उनको इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट को उल्टा लिया कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी जनरेट होनी चाहिए। साइंटिस्ट लोग हैं, ये कुछ नया ही सोचते हैं। शुरू में लोगों ने बड़ी मजाक की होगी ज़रूर, लेकिन ये इसकी परवाह नहीं करते, तो इस अपने काम पे लग गए हो। खैर, फैराडे लॉ जब आएंगे तब बताऊंगा। फिलहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझ लेते हैं एक बार, ये है क्या। तो जिस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैसे जनरेट हो सकती है? तो ये तब जनरेट होगी अगर हम किसी कंडक्टर से बने हुए किसी सर्किट में, किसी कंडक्टिंग सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज करें, या उसकी डायरेक्शन चेंज करें, या उसकी थोड़ी लोकेशन चेंज करें। देखिए, एक एक बात समझ लेंगे। मान लीजिए ये मेरे पास वो कंडक्टिंग सर्किट है, इसमें चारों ओर कोई कंडक्टिंग वायर लगा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से इसमें को पार हो रही हैं। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या घटाऊं या बढ़ाऊं, अगर कोई मैग्नेट मेरे पास है, मैं काफ़ी दूर हूं, तो दूर से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती होंगी, नज़दीक लाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ज़्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी। एक तो तरीका ये हो गया, ये तो हो गया चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरे, चेंज इन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही रहे, लेकिन इसको हम घुमाना शुरू कर दें, कभी ऐसे कर दें, कभी ऐसे कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब इसमें कम पास हो रही होंगी क्योंकि कुछ साइड से निकल गई होंगी, अब सबसे ज़्यादा पास हो रही होंगी, अब और कम हो गई होंगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज ना करके हम ओरिएंटेशन चेंज करें, तब भी उससे लिंक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तीसरा, लोकेशन। लोकेशन का मतलब है इसको आगे पीछे ऐसे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किसी भी तरह से चेंज होना चाहिए। तो ये है कि अगर किसी कंडक्टिंग सर्किट से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या ओरिएंटेशन या उसकी लोकेशन चेंज हो तो उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड के इस चेंज से सर्किट में जनरेट होने वाली करंट को हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, और इस सारी प्रोसेस को, इस सारे फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन इसलिए कि जिस मैग्नेट ने जिस सर्किट में करंट जनरेट कर दी, उसने उसे टच भी नहीं किया, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, तो मैग्नेट से करंट जनरेट हो गई विदाउट एनी कॉन्टैक्ट,
दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन आप नोट करेंगे। इट इज द फेनोमेना ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स when the strength, direction or orientation or location of magnetic field linked with the circuit changes with time. If the circuit is open, then the electromotive force across its free ends is called induced EMF, and if circuit is closed, then current starts flowing in it, and then this current is called induced current। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे। चलिए मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन। तो जब मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक हुआ है उस सर्किट से वो चेंज होगा, चाहे कैसे भी चेंज हो, चाहे उसकी स्ट्रेंथ चेंज करें, चाहे लोकेशन चेंज करें, चाहे उसकी ओरिएंटेशन चेंज करें, तो तब उसमें करंट जनरेट हो जाती है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट के जनरेट होने के फिनोमेना को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम बोलते हैं। इफ द सर्किट इज ओपन then the EMF across its ends is called induced EMF। ये इंड्यूस्ड EMF याद रखेंगे, EMF तो पढ़ा था, यहाँ इंड्यूस्ड EMF है। इंड्यूस्ड मतलब विदाउट एनी कॉन्टेक्ट। And when circuit is closed, then a current flows in the circuit and this is called induced current। इंड्यूस्ड करंट। तो ये डेफिनेशन रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। 1 या 2 नंबर में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। काफ़ी नया टॉपिक है, बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट हेडिंग इसमें लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, जो पूरे चैप्टर में बहुत काम आएगा। सारे डेरिवेशन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी क्या कहा गया था कि इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस परपेंडिकुलर टू इट। यहाँ बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करनी है। तो इट इज डिफाइंड एज एक डेफिनेशन तो ये हुई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। ये ध्यान रखने की जरूरत है, इसमें छोटा मोटा न्यूमेरिकल पूछ लेता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी मैग्नेटिक फ्लक्स ही बोलते हैं, लेकिन वो नॉर्मली पास होनी चाहिए, उससे परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए। दूसरा तरीका इसको डिफाइन करने का है, that is B dot A, that is phi equal to B dot A।
मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल ये रहेगा, बस फाई के साथ यहाँ बी कर देंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यहाँ पे ई लिख दिया था पहचान के लिए कि ये फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड का है या इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो फाई बी इक्वल टू बी डॉट ए। अगर इसकी डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो फाई बी इक्वल टू हो जाएगा बी ए कोस थीटा, और थीटा एंगल है बी और ए के बीच का, यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। एरिया वेक्टर जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया गया था तब क्लियर कर चुका था मैं, एक बार वहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी जो हमें सरफेस गिवन है उसका एरिया वेक्टर उसके नॉर्मल की डायरेक्शन में एक वेक्टर होता है जो उसके एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और ये एरिया वेक्टर उस सरफेस से बाहर की ओर आता हुआ होना चाहिए। जब भी जिस सरफेस की भी हम स्टडी कर रहे हों उस सरफेस की जिस साइड पे हम स्टडी कर रहे हैं उससे बाहर की ओर निकलता हुआ। अगर एरिया वेक्टर अंदर जाता हुआ है तो माइनस का लिया जाएगा, बाहर की ओर है तो प्लस का लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ, ये थीटा एंगल आया इसको समझाने के लिए कि अगर ये हमारी वो सरफेस है जिसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए ऐसे पास हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड भूल गया था पीछे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है और ये हमारा एरिया वेक्टर है, तो दोनों के बीच का एंगल ये हुआ हमारा थीटा। और इस तरह से इस सरफेस से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया हमारा बी ए कोस थीटा। तो थीटा पे डिपेंड करेगा, चलिए नोट कर लिया होगा, मैं आगे चलता हूँ। मैं डायग्राम बना देता हूँ जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स थोड़ा और क्लियर हो जाए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बिल्कुल ऐसी डायग्राम थे। अगर ये सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, जैसे हॉरिजॉन्टल अगर रख दी गई है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके पीछे से गुजर गई है, बाकी फील्ड लाइन इसके ऊपर से गुजर रही हैं। इस सरफेस से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही, इसलिए इसका मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाना चाहिए 0, फाई इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर होगा नॉर्मली ऊपर को और मैग्नेटिक फील्ड भी है इधर को, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो जब बी डॉट ए में मैं बी ए कोस 90 लिखूंगा, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो इस तरह के डायग्राम में मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। एक और डायग्राम बना देता हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड और इसका एरिया वेक्टर भी इसी साइड परपेंडिकुलर ये होगा, तो इस टाइम दोनों के बीच का एंगल थीटा है 0। क्योंकि कहने को तो ये है कि सरफेस फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन सरफेस परपेंडिकुलर है तो उसका एरिया वेक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हुआ, और हमें जो एंगल लेना है वो फील्ड और सरफेस के बीच का नहीं, फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का लेना होता है। न्यूमेरिकल में इस पर बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखेंगे। तो इस केस में फ्लक्स हो जाएगा हमारा बी ए कोस 90 को सॉरी कोस 0, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा बी। तो इस केस में फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम और यहाँ पे हो जाएगा मिनिमम। ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे और समझाएंगे इसको। अब आते हैं इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यूनिट इसकी लिखी जाती है वेबर, शॉर्ट में इसको ऐसे लिख देते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है वेबर, और अगर इसको डिटेल में पढ़ा जाए तो हमारा फाई था बी इंटू ए, और बी की यूनिट होती थी हमारी टेस्ला
और एरिया की यूनिट होती थी मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही हम वेबर बोलते हैं। और अगर टेस्ला को भी थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ये होता था न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और ये मीटर स्क्वायर से, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर एम्पियर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल में ये यूनिट दे देते हैं कभी कभी कि किसी सरफेस से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ क्वांटिटी देके इतने न्यूटन मीटर पर एम्पियर था। तो यहाँ पे यूनिट्स पढ़ के और हम मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या दिया। तो यूनिट से भी पहचान करनी पड़ेगी। टेस्ला मीटर स्क्वायर भी दे सकता है, न्यूटन मीटर पर एम्पियर भी दे सकता है, वेबर भी कह सकता है सीधा सीधा। तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि इसको याद रखेंगे। और थोड़ा इसको आगे बढ़ाता हूँ। न्यूटन होता है फोर्स और ये मीटर है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाता है, वर्क डन, यानी ये यूनिट हो गई जूल न्यूटन मीटर। तो एक यूनिट तो हमारी ये हो गई थी, दूसरी यूनिट हमारी ये हो गई, तीसरी यूनिट हमारी ये हो गई, और चौथी यूनिट पर आते हैं। और फाई इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर हो गया हमारा जूल, और ये नीचे हमारा एम्पियर है ही। तो जूल पर एम्पियर भी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट हो सकती है। और आगे आते हैं, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। जूल और आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी हमने पढ़ रखा है क्या। तो एम्पियर को हम कूलाम पर सेकंड भी कह सकते हैं। तो लिख देता हूं यहां कूलाम पर सेकंड। ऊपर सेकंड जो थर्ड प्लेस पे आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा। तो जूल सेकंड पर कूलाम ये भी हो सकती है। ये नंबर 4 हुई, ये नंबर 5 हो गई। देखिए एक छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स था और यूनिट 5 हो चुकी हैं। और आगे चलते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक नंबर का एमसीक्यू भी आने लगे हैं आपको, तो पता नहीं क्या पूछ लेगा, तो क्लियर हो जाना चाहिए। और ये सब और करता हूं, वेबर या फिर ये, ठीक है। हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W अपॉन क्यू। जूल पर कूलाम, ये देखिए जूल पर कूलाम हो गया था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट। तो जूल पर कूलाम हो गया हमारा वोल्ट और इनटू सेकंड आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो फ्लक्स की यूनिट हमारी ये भी हो सकती है वोल्ट सेकंड। तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ गए होंगे। कितनी तो इसकी यूनिट बन के आती है, वेबर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर पर एम्पियर, या फिर जूल पर एम्पियर, या फिर जूल सेकंड पर कूलाम, या फिर वोल्ट सेकंड। 6 यूनिट इसकी हो सकती है। तो जब इसको सीरियसली तैयार करोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक बात और सुनेंगे। अब प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए हैं और मैं कल पहले प्रैक्टिकल की वीडियो बना के भेज रहा हूँ। उसे आप लैब मैनुअल खरीदेंगे और उसमें नोट करेंगे। लैब मैनुअल होगी अरिहंत की सन्मति के नाम से आती है। मैं उसका कवर पेज व्हाट्सएप भी कर दूंगा सबको। तो कल से वो स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।